हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग जो है डेंसिटी को पढ़ चुके थे अगली वीडियो में, और आज जो बारी है, आज रिलेटिव डेंसिटी की बारी है, आपेक्षिक घनत्व की बारी है। तो इस वीडियो में आपेक्षिक घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी को अच्छी प्रकार डिफाइन किया गया है मित्र, अच्छे से देखेंगे, इसको अच्छी तरह से डिफाइन किया जाएगा और हर एक पॉइंट को अच्छी प्रकार से जो है डील किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपेक्षिक घनत्व देखते हैं क्या है, रिलेटिव डेंसिटी किसको बोलते हैं, है ना। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, तो आपेक्षिक का अर्थ ही है अपेक्षा करना, है ना, आपेक्षिक तो रिलेटिव। आइए देखते हैं क्या है। किसी पदार्थ के, है ना, किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर है। किसी पदार्थ का घनत्व और उसके रिस्पेक्ट में जो पानी का घनत्व है, दोनों का जो अनुपात होगा, उस पदार्थ को क्या कहेंगे, उसका आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। क्या कहा, किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को, है ना। एक तो पदार्थ, जिस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे, पहले उस पदार्थ का घनत्व लेंगे और उसके बटे में पानी का घनत्व लेंगे, दोनों के रेशियो को जो होगा वह क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व होगा। ठीक है, तो किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को, जैसे मान लीजिए हम तेल का आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, पहले तेल का घनत्व बटे पानी का घनत्व, दोनों का जो रेशियो होगा उसको क्या, उससे जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे कि वह तेल का आपेक्षिक घनत्व अर्थात रिलेटिव डेंसिटी हुई। तो किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब देखिए, जब हम किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना पानी के घनत्व से करते हैं, तब हम उसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना पानी के घनत्व के साथ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। मतलब कि जिस पदार्थ, जो एक पदार्थ है, उसको जब उसके घनत्व को जब पानी के घनत्व के साथ अनुपात में लाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए अभी हमने ऑयल की बात की, जैसे मान लीजिए शहद की बात करते हैं, तो शहद का आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो क्या होगा, ऊपर में शहद का घनत्व, है ना, डेंसिटी ऑफ हनी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों का जो रेशियो होगा वह क्या कहलाएगा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ हनी, है ना, अर्थात जो मध है उसका क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। तो क्या कहा, जब हम किसी पदार्थ के घनत्व की तुलना पानी के घनत्व से करते हैं तो हम उसे आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो यहां तक जो है बात आपकी क्लियर है मित्र कि आपेक्षिक घनत्व क्या है, किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व। जिस पदार्थ की बात कर रहे हैं उसका आपेक्षिक घनत्व। आगे देखते हैं, पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। जिस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे, जिस भी मैटर का हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, क्या होगा, ऊपर पदार्थ का डेंसिटी बटे नीचे वाटर की डेंसिटी। तो क्या हो गया, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। दोनों एक ही बात है, कहीं पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व भी लिखता है, कहीं वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व भी लिखता है। आप जानते हैं, अगली वीडियो में आपने देखा था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर की वॉल्यूम होती है वह मिनिमम होती है। तो ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है मित्र, कहीं पर आपको लिखा रहेगा पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, या कहीं लिखा रहेगा वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है, चाहे पानी का घनत्व कहें या 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कहें, थोड़ा मोड़ा उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों डिफरेंस चलता है। ठीक है, जल का महत्तम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है ना। जल की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कहाँ होती है, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कहें या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर कहें, दोनों क्या है, बात एक ही है। ये 4 डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, ये 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है। तो जो वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होती है या 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होती है। तो यह दोनों ही बात आपको याद रखना है कि अगर फ़ारेनहाइट में कहेगा कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट तो 39.2 डिग्री, है ना। एंड इफ अगर इसी में अगर बात कर देगा कि किसका, यह तो फ़ारेनहाइट में पूछा, सेल्सियस में तो 4 डिग्री सेल्सियस जान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है। आपेक्षिक घनत्व क्या है, एक अनुपात है।
सीधी बात है, जिस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हैं उसका घनत्व बटे पानी का घनत्व, जब बटे में हो गया पानी का घनत्व, ऊपर में जिस पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं उसका घनत्व लिखते हैं, तो डेंसिटी दोनों तरफ हुआ और क्या होती है, इसलिए ये जो आपेक्षिक घनत्व होता है यह क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, यह यूनिट लेस होती है ना, बीमाहीन होती है, मात्रकहीन होती है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम 0.9167 कुछ ये जो है आइस की डेंसिटी होती है, बटे यहाँ पर जो हम वाटर की डेंसिटी लिख देते हैं, तो जैसे ही दोनों की डेंसिटी लिखेंगे तो यहाँ इसका यूनिट और इसका, दोनों तो डेंसिटी ही है, तो दोनों जगह की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी और आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा, यूनिट लेस हो जाएगा, मात्रकहीन हो जाएगा। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। चलिए, तो आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता, यह सिर्फ एक रेशियो है। आपेक्षिक घनत्व क्या है, सिर्फ एक अनुपात है। अरे कोई भी चीज है उसका जो घनत्व है तो उसके अनुपात को, उसके घनत्व का उसका घनत्व बटे पानी का घनत्व, इसी के अनुपात को ना हम आपेक्षिक घनत्व बोल रहे हैं। तो जैसे ही उसका यूनिट लिखेंगे और नीचे वाटर की डेंसिटी का यूनिट लिखेंगे तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जो बचेगा रेशियो, तो रेशियो ही होगा, वह क्या हो जाएगी, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आपेक्षिक घनत्व को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और हम जानते हैं, आप लोग को याद भी होगा। क्या आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। आपेक्षिक घनत्व को किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। यह बात कितना बार से पढ़ रहे हैं, क्या कि सामान्य जल की अपेक्षा जो समुद्री जल है उसकी डेंसिटी अधिक होती है, इसलिए उसमें क्या, समुद्री जल में आदमी को तैरना थोड़ा आसान होता है। नॉर्मल वाटर की अपेक्षा जो है ना, समुद्री जल में जो है आदमी को तैरना आसान होता है। क्यों, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वह खारा भी होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है ना। जब बर्फ समुद्री जल में तैरता है तो बर्फ की जो साइज होती है उसका जो 1/10 हिस्सा, 1/10वां भाग जो होता है वह पानी के ऊपर होता है, और जब 1/10वां भाग ऊपर हुआ तो नीचे कितना बचा, 9/10 है। 9/10 हिस्सा जो होता है वो पानी के अंदर होता है। जैसे मान लीजिए यह समुद्री जल है, तो इस पर अगर बर्फ रखेंगे तो बर्फ का जो है 1/10वां हिस्सा ऊपर रहेगा, बाकी ये जो है ना इतना हिस्सा नीचे पानी के अंदर रहेगा, और इतना सा पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है ये 1/10 हिस्सा है, ये ऊपर रहेगा और 9/10 हिस्सा जो है नीचे रहेगा। तो वही कह रहा है, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग जो है पानी के अंदर रहता है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब बर्फ को समुद्र में डुबाया जाता है तो बर्फ का कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, तो 1/10वां भाग जो है वो पानी के ऊपर रहता है मित्रों, और 9/10 भाग जो है वह समुद्री जल के नीचे रहता है। तो दोनों को याद रखना है, ऊपर कितना रहेगा 1/10 भाग और नीचे कितना रहेगा 9/10 भाग। ये तो याद ही हो जाएगा आप लोग को। किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल अर्थात पानी का स्तर बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अगर कोई पात्र है, जैसे मान लीजिए यह कोई ग्लास है, एक मान लीजिए ये बाल्टी या ग्लास है कुछ है, इसमें मान लीजिए इस लेवल तक पानी है मित्र, और इसमें जो है हमने इसमें एक बर्फ का टुकड़ा जो है, आइस का कोई टुकड़ा इसमें हमने डाल दिया, तो मान लीजिए इतना इस लेवल तक वाटर है, मान लीजिए इस लेवल तक। तो कह रहा है कि जब हम इसमें बर्फ डालेंगे, देखिए क्या कहता है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है। ये पानी भरा है और इस पर ये जो आइस है ये तैर रही है। जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी, मतलब यह जो आइस है यह पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होकर के वाटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस पानी में मिल जाएगी, क्योंकि वाटर में वाटर तो मिल ही ना सकता है मित्र, ये वाटर है और ये जो आइस है यह भी मेल्ट होकर के वाटर हो गई, तो वाटर में वाटर तो वाटर हो जाएगा, और जब वाटर होगा तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसका जल स्तर उठता नहीं है। मतलब क्या, यह जल स्तर जहां पर थी जब बर्फ तैर रहा था उस समय जो जल स्तर था इस ग्लास का
जब बर्फ पिघल जाएगी तो भी जल स्तर उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बर्फ के पिघलने के बाद जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा पहले से, ये नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार लोग फंस जाते हैं। आपको ध्यान रखना है इस बात का कि जब बर्फ किसी पात्र में, है ना, तैर रही है, पानी में, लिक्विड में, पानी में तैर रही है, और जब वो मेल्ट होकर के पानी में मिल जाएगी, मतलब पानी में मिल के पानी हो जाएगी, तो भी उस पात्र का जो है पानी का जो स्तर है, जल स्तर है, वह ऊंचा नहीं उठेगा, वह उतना ही रह जाएगा। इसके पीछे लॉजिक ये होती है कि बर्फ जब पानी में डूबता है तो जितना सा जगह को वो विस्थापित करता है, फिर जब वह जल बन जाता है तो उतना सा ही जगह को वो फिर फुलफिल कर देता है। इससे क्या होता है, जो पानी का लेवल था जब बर्फ तैर रहा था उस समय, और जब बर्फ मेल्ट होकर के वाटर में मिलके वाटर हो गया, फिर भी लेवल क्या हो जाएगी, वही रहेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रह जाता है। पानी के तल में कोई भी इंक्रीजिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ये पिघल जाएगा तो इसका जल स्तर यहाँ था पहले तो यहाँ तक उठ करके इतना पानी भरा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि यह जैसा था वैसा ही रहेगा। मतलब किस चीज का बात कर रहे हैं, जल स्तर की बात कर रहे हैं। जितना पर जल स्तर इसका पहले था उतना ही जल स्तर बाद में रह जाएगा। मतलब कहने का यह हुआ मित्र कि बर्फ के पिघलने से भी जल स्तर में कोई बढ़ाव कुछ भी उसमें जो है इंक्रीज नहीं होगा, वह जितना पर था उतना पर ही रह जाएगा। इसका कारण क्या है, तो कारण यह है कि बर्फ जो है पानी में डूबा है तो वह अपने भार के अनुसार पानी को विस्थापित किया है, और जब वह पानी बन जाएगा तो उसी स्पेस को वह फुलफिल कर देगा, जिसके कारण जल स्तर जो है वह बना का बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि नमक के घोल की डेंसिटी क्या होती है, अंडे की डेंसिटी से अधिक होती है, इसलिए अंडा जो है उसमें, है ना, तैरने लगता है नमक के घोल में, जबकि अंडे की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए वो क्या होती है, वाटर में डूब जाती है। तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। इसलिए नमक के घोल में क्या होता है, अंडा तैर जाता है, और पानी से अंडा का डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए अंडा पानी में डूब जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। जानते ही हैं दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। हम लोगों ने अगली वीडियो में देखा है ना, डेंसिटी में पढ़ा है लैक्टोमीटर में, कि अगर गाय के दूध की, है ना, गाय के दूध का जो पाठ्यांक है वह अगर लो आ रहा है ना, उसकी डेंसिटी अगर कम आ रही है तो वह शुद्ध दूध है, और डेंसिटी ज्यादा आ रही है तो अशुद्ध दूध है, उसमें पानी मिक्स किया गया है। अब है जो आज सीखने वाली बात, मित केंद्र। मित केंद्र क्या है, अर्थात मेटा सेंटर क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। क्या बोला कि तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्व रेखा को काटती है उसे मीत केंद्र कहते हैं। क्या बोला, देखिए सबसे पहले आप समझ जाइए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, गुरुत्व केंद्र क्या है, और मीत केंद्र क्या है, दोनों को समझिए। अगर हमारे बॉडी में बात करें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमारी नाभि में होती है। कहाँ होती है, नाभि में। तो हमारे शरीर में जो मीत केंद्र है वह कहाँ है मित्र, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारे बॉडी की है वह नाभि में है, और नाभि से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे तो वहां पर हमारा मीत केंद्र है। मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आगे होता है कौन, मीत केंद्र, है ना। मीत केंद्र गुरुत्व केंद्र से ऊपर होता है थोड़ा सा, और वस्तु का जो गुरुत्व केंद्र है और विस्थापित जल का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होता है। यह दो चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज के टॉपिक का, इसको देख लेते हैं। पहले मीत केंद्र को समझ लेते हैं क्या है। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र, मतलब क्या, पानी में जो वस्तु तैर रही है उसका एक गुरुत्व केंद्र है, और जिस पानी को उस वस्तु ने विस्थापित किया है उसका भी गुरुत्व केंद्र है। जैसे मान लीजिए हम पानी में डूब जाते हैं तो क्या होगा, पानी, हमारा वजन तो पानी में घुसते ही हमारा वेट हल्का हो जाएगा,